ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज ये हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन। देखो, मशीन 2 हमको लिखना पड़ रहा है, लेकिन हमको कभी ऐसा नहीं है कि मशीन 2 बोलने का आदत है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब मशीन होता है, सारा मशीन एक ही है। इनफैक्ट तुम लोग ये भी देख पाओगे कि मशीन का आधा पार्ट मतलब सिंक्रोनस का जो पार्ट है वो पावर सिस्टम से हम इस तरीके से रिलेट कर देंगे तुम लोग के लिए कि तुम लोग को लगेगा कि मशीन और पावर सिस्टम ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, या सारा चीज एक ही है। जो भी पावर इक्वेशन, पावर फ्लो इक्वेशन जो भी तुम लोग देख पाओगे सारा चीज, तो जितना हम लोग सिंप्लीफाइड करके एक पॉइंट पे ले आए उतना ही हमारे लिए पढ़ने के लिए इजी होता है, समझने के लिए इजी होता है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी होता है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले, आज का टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बट हमारा क्लास 1 और क्लास 2 में बहुत प्रॉब्लम आया था। क्लास 1 में वीडियो प्ले हो गया था और फिर आवाज में दिक्कत आ रहा था, फिर कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो पाया था। तो उसके लिए आज हम लोग देखेंगे हमारा कुछ एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन। देखो, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम इस तरीके से डायग्राम बना दिए और तुम लोग को बता दिए कि देखो ये है स्टेटर और ये इसके अंदर है इस तरीके से रोटर और ये हमारा मशीन है। ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग को सिर्फ कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि बनावट, मतलब मशीन बना कैसे है, उसका डिजाइन कैसे हुआ है। तो उसका डिजाइन हम लोग अगर देख पाए फिजिकली कि वो किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो फिर वो हमारे दिमाग में घुस जाता है। एक बार वो डिजाइन देख लेने के बाद जब हम लोग कॉपी में पढ़ते हैं उसी चीज को, तो फिर हम लोग को दिखाई देगा क्या कि अच्छा मशीन ऐसा होता है। मतलब हमारे माइंड में पिक्चर जो होना चाहिए वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ एनिमेशन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, Discuss about construction of three-phase induction motor. Let's discuss each and every part one by one. The first part is stator. It is the static part of motor and very outer part of it is called as frame. Frame of induction motor is generally made up of cast iron. It means molten iron is made to cool down in a mold to form this type of shape. The next part is stator core. This frame holds stator core made up of silicon steel to form the magnetic circuit of the stator. Core consists of slots on inner periphery. However, this core looks solid, but it is formed by many layers. Each layer is called as lamination, having thickness less than 0.5 mm. Complete core is called as laminated core. Here, core is laminated to reduce eddy current loss. Let's briefly understand this. When motor works, during that time, changing magnetic flux set up in the core. This induces electromotive force inside the metallic core. Due to this, cyclones of electric current appears inside the core and cause energy loss in form of heat. This effect is drastically high if we use solid core. Therefore, we use laminated core to increase the effective resistance. Now, the next important part is stator wire. देखो यहाँ पे तुम लोग को ये समझ आया कि हम लोग क्यों मशीन को कट कर देते हैं और क्यों उसको लेमिनेट करते हैं। यस सर। क्योंकि यस सर। सर्कुलेटिंग बता दीजिए। इतना हीट लॉस हो जाएगा वहां पे, इतना हीट हो जाएगा कि हमारा मशीन में जो है अंदर ही अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी के लिए हम लोग उसको थिन लेयर में कट कर देते हैं और उसको लेमिनेट कर देते हैं ताकि हमारा एडी करंट लॉसेस ना आए और कोर लॉसेस ना आए। सिंपल सा बात है। कोर लॉसेस 2 टाइप का होता है, एक एडी करंट लॉस, एक हिस्टेरिसिस लॉस। एडी करंट लॉस का तो हम लोग देख लिए। अब हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मटेरियल यूज करते हैं। कहने का मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उससे हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। दोनों को हम लोग जीरो तो कर नहीं सकते हैं, एज मिनिमम एज पॉसिबल हम लोग रखते हैं। ठीक है, Winding.
Obviously, stator will consist three-phase winding, one for R, one for Y, and one for B. All ends of these windings are brought out through terminal box so that they can be energized through external supply. You can watch how to bind it in separate video. The work of this winding is to produce rotating magnetic field. Now come to next part, rotor. From the name, it is clear that it is the rotating part of motor. Because it develops mechanical power, that's why it is also called as armature. In three-phase induction motor, armature can be of two types, squirrel cage or phase wound. Core of both type of rotor being almost similar. It is meant to be made from thin laminations. Slots are made on outer periphery of these laminations, while the shaft hole in the middle. Let's talk about the rotor winding. In squirrel cage rotor, winding is made from thick conductor bars, which is of copper or aluminum. At both ends, all such conductors are short-circuited through circular rings, due to which the current generated in the winding remains circulated inside the circuit. Whereas in case of phase-wound rotor, it consists of three-phase winding as like in stator. The three phase have to be connected either in star or in delta. If we use delta connection, then only three terminal will remain, which connects to three slip rings made up of copper. These slip rings consist base of insulating material like bakelite. It hold the slip rings, maintain gap between them, and also not permit electric contact between slip rings and steel shaft. Carbon brushes are placed above these rings, which slide on these rings with the pressure made by spring and rocker arms. This whole brush assembly is fixed on the stator and does not move. The rotor only rotates with the slip rings. These brushes bring the current flowing into the rotor winding to the external circuit. By controlling this current through external circuit, we can change the speed of the motor and torque, whereas such a feature is not available in case of cage rotor. Here, for brushes, we use carbon material because it is quite hard, self-lubricating, means that as much it gets rubbed, it gets sleek, and it has quite high resistance as compared to any other metal, which reduces sparking. The construction of cage rotor is quite simple, but speed and torque cannot be easily controlled as compared to phase wound rotor. You can watch separate video on the comparison of both. Now come to next part, that is terminal box. All ends of these three windings are connected to these terminals, like one end of first winding is connected to this terminal, other end from this, one end of second. देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ये टोटल 6 टर्मिनल ऊपर में दिखाई दे रहा है और 3 टर्मिनल नीचे में दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं हम लोग? Yes, sir. ये जो 6 टर्मिनल ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये जो हम लोग एक वाइंडिंग जब हम लोग दिखाते हैं ए और ए डैश दिखाते हैं ना, जब हम लोग इंडक्शन मोटर का डायग्राम बनाते हैं और हम लोग ऊपर में ए दिखाते हैं तो नीचे में ए डैश दिखाते हैं, बस वही है। अगर ये ए है, सपोज करो यहाँ पे, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। सर ये डेल्टा का कनेक्शन है या फिर स्टार? डेल्टा हो या स्टार हो, दोनों में 6 ही रहता है। देख लो, जैसे ये अगर ए है तो ये क्या होगा, ए डैश होगा। उसी तरीके से ये बी है तो ये क्या होगा, बी डैश होगा। ये सी है तो ये सी डैश होगा। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रोटर का है। अब रोटर में भी किसका है, तो ये हमारा स्लिप रिंग या फिर वाउंड रोटर। जब हम लोग कहते हैं कि हमारा स्क्वायरल केज, तो फिर उसमें तुम लोग देख पाओगे कि ये तीनों टर्मिनल स्क्वायरल केज में नहीं होता है। और स्लिप, वो शायद हम तुम लोग को उसका एनिमेशन दिखा चुके हैं। स्लिप रिंग में तीनों यहाँ पे नहीं होता है।
Yes, sir. अब आज के क्लास में हम जैसे ही एनिमेशन खत्म होगा तुम लोग को हम यहाँ पे दिखा देंगे कि स्टार में हो या डेल्टा में हो, तीनों में तीन ही कनेक्शन क्यों होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें तो चार होगा ना, अगर ये स्टार होगा तो ऐसा डाउट रहता है दिमाग में। आज के क्लास में तुम लोग का वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एडी लॉस समझा सकते हैं अभी? अभी तो नहीं समझा सकते हैं, बस इसको खत्म होने दो उसके बाद। ओके सर। Second winding is connected to this terminal, other end from this, and similarly one end of third winding is connected to this while other end from this terminal. If motor is of phase wound type, then we also get terminals of rotor here. As in this demonstration we have considered delta connection for rotor, so here we have three terminals for the rotor also. Now next important part is covers. It firmly holds the shaft left on both sides of rotor so that the rotor can rotate in the middle of the stator core. For this, both front and rear cover consist of high grade steel ball bearing. Because of that, rotor gets almost zero mechanical friction when rotates. Ball bearing is used only in motor from fractional HP to 150 HP. अब देखो यहाँ पे ये समझाया है कि बियरिंग्स कैसे कैसे हो सकता है, मतलब वो जो है उसको फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए ऑब्वियस सा बात है वो घूम रहा है, मतलब एक जगह में घुमाने के लिए हम लोग को वहां पे कुछ तो अरेंजमेंट करना होगा ना। तो यहाँ पे वो वही बताया है कि कितना रेंज के मोटर तक में कौन किस तरह का हम लोग बियरिंग्स यूज करते हैं। पहले हम लोग बॉल बियरिंग करते हैं, फिर उसी में फ्लूइड आ जाता है, फिर ऑयल आ जाता है, वही चीज यहाँ पे बताया। इतना डिटेल हम लोग के लिए नहीं है बट ठीक है, फिर भी कंटिन्यू। And above this rating, roller bearing is used, whereas fluid bearings are used for those motors who have rating in megawatts, in which there is no ball or roller. The film of oil or gas is maintained between the shaft and the guide ring by the pump or compressor. The remained portion of the shaft at the back side consists of a fan, which helps the motor to remain cool down during working time. And the blades are designed in such a way that they pull air from axial direction and throws it out in radial direction. The fan cover. अच्छा देखो, तुम लोग को यहाँ पे ये चीज समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरह का ये लाइनिंग क्यों बना रहता है? कितने लोग इसको समझ पा रहे हो? यस सर। सर फैन से जो हवा जाएगा तो उसको कूलिंग के लिए। बिल्कुल, फैन Yes, से जो sir. हवा जाएगा वो सारे साइड में जा सके। आवाज को कम करने के लिए सर। नहीं, आवाज को कम करने के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे। मेन हमारा फैन हम लोग क्यों लगाते हैं? फैन इसलिए लगाते हैं कि cooling हो सके। फैन इज मतलब फैन को हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो स्टेटर है वो गर्म ना हो। गर्म तो वो होगा ना, तो उसको ठंड रखने मतलब कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। और कूलिंग अगर ऊपर से जाएगा तो अगर सारे साइड से यूनिफॉर्म जाएगा तो फिर यूनिफॉर्म मतलब वो सारा जगह ठंडा करेगा। इसी के लिए हम लोग इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, Bends the air and forces to pass between these strips, so the cooling process become more effective. So we have covered Hope you like the almost video. each and चलो तो देखो, हम लोग यहाँ पे दो रोटर होता है, क्या? स्क्वायरल केज और होता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग को ही फेज वाउंड बोला जाता है या वाउंड रोटर बोला जाता है। तो वो कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं क्या? स्क्वायरल केज। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं? रोटर का। रोटर का टाइप्स, ठीक है, स्क्वायरल केज। और दूसरा क्या है? स्लिप रिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो वाउंड रोटर या फिर फेज वाउंड। मतलब कहने का मतलब ये है स्क्वायरल केज के अलावा कोई भी नाम होगा वो स्लिप रिंग का होगा। ठीक है, अब समझ में कैसे आएगा?
तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग में जैसे ये फिगर और ये फिगर बाहर से देखने से कैसा दिखाई दे रहा है, तो दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट ऐसा ही है। यस सर। Yes. हम लोग को अगर पहचानना है कि कौन सा मोटर जो है वो स्क्वायरल केज टाइप है, क्योंकि हम लोग तो खोल नहीं पाएंगे ना, हम लोग ऐसे अगर खरीद करके ला रहे हैं मोटर, तो हम लोग जब जब तक उसको रोटर को नहीं देखेंगे तब तक तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो स्क्वायरल केज है या स्लिप रिंग है। लेकिन ये जो टर्मिनल बॉक्स दिया हुआ है, ये टर्मिनल बॉक्स को हम लोग देख करके, इसको ओपन करके हम लोग बता सकते हैं कि ये स्लिप रिंग टाइप है या फिर स्क्वायरल केज टाइप है। वो कैसे है वो तुम लोग को अभी समझ आएगा। देखो देखो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये स्क्वायरल केज का है, स्क्वायरल केज का है, और ये हमारा स्लिप रिंग का है। एक मिनट रुक जाओ। देखो इसको ओपन किए तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग को सिर्फ 6 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, 6 टर्मिनल दिखाई। हम लोग को यहाँ पे यस सर। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे उसका स्लिप रिंग में कितना है। तो स्लिप रिंग में तुम लोग देखो, स्लिप रिंग में क्या दिखाई दे रहा है, ये 6 तो पहले से है, उसके अलावा बाकी 3 भी प्रेजेंट है। ये 3 कहाँ से आया, तो ये 3 हमारा रोटर से निकला है। तो इसको देख करके हम लोग क्या समझ जाएंगे कि वो रोटर का जो है 3 आउटपुट निकला है। अभी तुम लोग को समझ आएगा कि ये वाइंडिंग कैसा है, अभी देख लो कि कैसा दिखाई देता है, क्या होता है आउटपुट। अभी सर समझाएंगे कि कहाँ पे कैसे वाइंडिंग होता है, ताकि तुम लोग इस चीज को वहां पे रिलेट कर पाओ, ठीक है। देखो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें रोटर का, तो रोटर दोनों का कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। इसका क्या रहता है, तो इसका हम लोग का बाहर चारों साइड से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया रहता है, शॉर्ट सर्किट। और इसका क्या है, तो इसको हम लोग को वाइंडिंग करना पड़ता है। और वाइंडिंग करना पड़ता है इसका मतलब क्या है, कि मोटर को रन करने के लिए, चाहे फिर वो डीसी मशीन हो चाहे फिर वो एसी मशीन हो, स्टेटर पोल और रोटर पोल सेम होना चाहिए, तब जाकर के ही वो रोटेट होगा। ऐसा होता है। यस सर। तो यस हमारा सर। स्क्वायरल केज में क्या होता है कि स्टेटर पोल जितना भी है, अगर स्टेटर में हम लोग चाहते हैं कि P इज इक्वल टू 2 है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा स्क्वायरल केज जो रोटर है उसमें P इज इक्वल टू 2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग को चाहिए नहीं P इज इक्वल टू 4 हम लोग स्टेटर में कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें P इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारे लिए कोई वो ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ पोल में चेंजेस करेंगे। लेकिन हम लोग का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर स्टेटर पोल, स्टेटर का नाम है यहाँ पे स्टेटर पोल, अगर स्टेटर पोल 4 है, तो कंपलसरी है ये जो वाइंडिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रोटर का पोल में, रोटर पोल जो वाइंडिंग जैसा होगा वो 4 ही होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये रोटेट ही नहीं करेगा, ये रन ही नहीं करेगा। ये हमारा क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि स्टेटर पोल इज इक्वल्स टू रोटर पोल होना जरूरी है मोटर को रन होने के लिए, ठीक है। स्टेटर पोल इज इक्वल्स टू रोटर पोल। समझ आया ये चीज। बाकी दोनों में इसमें तो सर। नो सर। हाँ, तो स्टेटर में जितना पोल होना चाहिए रोटर में भी उतना ही पोल होना चाहिए। पोल कैसे बनता है वो तुम लोग को समझ आएगा, कितना हम लोग स्लॉट ले लेंगे आज के क्लास में ही। आई थिंक तुम लोग को वो सारा चीज हम बता देंगे कि कैसे क्या बनता है, जितना भी बेसिक्स आज सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको एक बार एनिमेशन को हम लोग खत्म कर ले, उसके बाद फिर देखो। तो इस तरीके से डिजाइन होता है हमारा रोटर का। तुम लोग देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है, कोई वाइंडिंग नहीं करते हम लोग, लेकिन इसमें तुम लोग देख पा रहे हो कि इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं, और वाइंडिंग वो तुम लोग देख पाओगे अभी। देखो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन स्पाइरल केज का। सिंपली हम लोग बार से, ये क्या है, ये बार्स है, ठीक है। अल्युमिनियम का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा मशीन कितना रेटिंग का है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग बहुत लो रेटिंग का मशीन में हम लोग कॉपर वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉपर यूज करेंगे मशीन महंगा होगा ना। हम लोग सारा चीज को देखते हुए हम लोग ये सबको कंसीडर में लाते हैं। बेसिकली हम लोग नॉर्मली अल्युमिनियम बार रखते हैं या फिर कॉपर बार रखते हैं, ठीक है।
अब देखो इसमें रोटर में भी हम लोग इसको थिन मतलब जो है सीट्स में इसको कट करते हैं और फिर एक साथ में ले जाकर के क्लब करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि एडी करंट लॉसेस देता है, एडी करंट और लॉसेस जितना कम हो उतना अच्छा है। सर आपका आवाज कट रहा है सर। सर इस कैरल केज में शॉर्ट सर्किट क्यों रहता है बोथ एंड? स्क्वायरल केज में शॉर्ट सर्किट रहता है, देखो ऐसा नहीं है स्क्वायरल केज में शॉर्ट सर्किट रहता है और स्लिप रिंग में नहीं रहता है, दोनों में शॉर्ट सर्किट जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये नाम ही देते हैं। देखो इंडक्शन मोटर क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर एक तरह का रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है विथ सेकेंडरी इज शॉर्टेड। मतलब जो ट्रांसफार्मर तुम पढ़ रहे हो, ट्रांसफार्मर जो तुम लोग देखे हो, ट्रांसफार्मर को सिंपली सेकेंडरी साइड को अगर शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो वो हमारा हो जाएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। सर्किट हमारा sir. सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी तो रोटर है या फिर Yes, स्लिप sir. रिंग हो, शॉर्ट तो करना जरूरी है। ये जो हमारा इस बाहर में शॉर्ट ही करेंगे तब सर जाकर के आपका हम लोग आवाज को कट रहा है सर। हेलो अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तुम लोग बता देना, ठीक है। देखो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं और जितना स्टेटर पोल होना चाहिए उतना ही रोटर पोल होता है, इसी के लिए हम लोग उसी की तरह से वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पे ये जो हम लोग देख पा रहे हो तुम लोग येलो जो लगाए, ये हमारा इसको बोला जाता है स्लिप रिंग, ठीक है। और इससे हम लोग करंट लेना है तो यहाँ पे ब्रशेस रहता है, ब्रशेस वहां पे बहुत अटैच रहता है स्प्रिंग से। तुम लोग अभी देख पाए इससे पहले कंस्ट्रक्शन में कि कैसे अटैच रहता है, उससे ये यहाँ ऊपर चला गया और ये तीनों यहाँ पे फिर फाइनली आगे जाकर के सॉर्टेड रहता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है हमारा स्लिप रिंग का और ये कंस्ट्रक्शन है हमारा स्क्वायरल केज का। क्या डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों में? इसमें हमारा स्लिप रिंग है और इसमें हमारा स्लिप रिंग नहीं है। जिसमें स्लिप रिंग नहीं है ये तो पहले से केज टाइप से बना हुआ है, इसी के लिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या? स्क्वायरल केज। और इसमें स्लिप रिंग भी बना हुआ है और इसमें केज टाइप से भी अंदर में नहीं था, तो इसको क्या नाम दे? तो इसमें स्लिप रिंग है, सर इसी के लिए स्लिप स्लिप रिंग रिंग का है। कोई डिफरेंट फंक्शन रहता है क्या? नहीं स्लिप रिंग का कोई डिफरेंट, देखो मूवेबल पार्ट से हम लोग को मतलब वायर जोड़ना है। सपोज करो इसमें मूवेबल पार्ट अगर स्लिप रिंग में मान लो जैसे कि एक मिनट रुक जाओ, देखो ये जो हम लोग बनाते हैं साफ्ट इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। हम लोग को यहाँ से एक करंट चाहिए, यहाँ से एक करंट चाहिए, यहाँ से एक करंट चाहिए। ये मिलेगा कैसे? हम लोग को तो दिमाग लगाना है वो ना। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो इसको एक पूरा सर्कुलर रिंग बना देते हैं। समझ पा रहे हो तुम लोग? बस Yes, उसी sir. रिंग को नाम देते हैं हम लोग स्लिप रिंग। अब स्लिप रिंग से कैसे मिलेगा हम लोग को करंट? स्लिप रिंग से कोई चीज तो अटैच होना चाहिए ना यहाँ पे, तो उस चीज से हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं ब्रशेस। अब स्लिप रिंग का काम क्या है? अगर स्लिप रिंग यहाँ पे नहीं लगाते या फिर ब्रशेस हम लोग नहीं लगाते, डायरेक्टली वहां पे तार को जोड़ देते हैं, तो ये तो घूमता जाता, तो तार भी हमें हमारा लपेटा मतलब वो हो जाता ना, उसमें फंसता चला जाता। उससे बचने के Yes, लिए sir. फिर हम लोग को 3 वायर को जोड़ने के लिए कहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग? तो रोटर चीज से मतलब कोई भी चीज घूम रहा है उसको हम लोग को किसी चीज से कनेक्ट करना है जो कि स्टेशनरी हो, तो फिर हम लोग को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करने का जरूरत पड़ता है जिससे कि हम लोग वो पॉसिबल हो पाए कि वहां से करंट हम लोग ले पाए, जो कि डीसी मशीन में तुम लोग अच्छे से देख पाए हो स्लिप रिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। स्लिप रिंग का काम क्या है? वो हमारा रोटेशनल चीज को स्टेशनरी, जैसे देखो ये स्लिप रिंग हमारा पूरा जो है कॉपर का बना होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर वो ब्रश के पास जाएगा तो भी करंट देगा, उस ये वाला पोर्शन जाएगा तो भी करंट देगा, ये वाला पोर्शन जाएगा तो भी करंट देगा। इसी के लिए हाई कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली ये कॉपर का बना होता है और कॉपर ऐड हुआ मतलब अब मशीन का दाम क्या होगा? जितना महंगा महंगा चीज हम लोग मशीन में पुट करते जाएंगे उतना मशीन का दाम बढ़ता जाएगा ना, वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा तो फिर दाम बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा, क्लियर हुआ? सर रोटर में कैसे वायरिंग किया गया वो दिखाइए ना। रोटर में कैसे वायरिंग किया गया है? जिस तरीके से स्टेटर में किया गया है, अभी तुम लोग को वो क्लियर हो जाएगा रोटर और स्टेटर का, उसका वरी मत करो, ठीक है। चलो इसको हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं। देखो
देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से, हमारा फाइनली थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, चाहे फिर वो स्क्वायरल केज हो चाहे फिर वो स्लिप रिंग हो, स्टेटर दोनों का सेम होता है। थ्री फेज हम लोग सप्लाई देते हैं, बैलेंस सप्लाई देते हैं। बैलेंस सप्लाई देने से क्या होता है, तो आरएमएफ प्रोड्यूस होता है। एक बार आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, तो वो हमारा रोटर का कंडक्टर को कट करेगा। देखो आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ये रोटर का कंडक्टर है, स्क्वायरल केज का ये रोटर का कंडक्टर ही है ना, है ये इसको Yes, कट sir. कर रहा है। जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही बोलता है हमारे फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये दोनों साइड में शॉर्ट सर्किट है, मतलब इसको पाथ भी मिल गया जाने के लिए, तो फिर यहाँ पे करंट भी आ जाता है। अब ये क्या करेगा, अपना जो जिसके चलते ये प्रोड्यूस हुआ है, इफेक्ट जो आया है, इफेक्ट क्या आया, ईएमएफ आया है, वो चाहेगा कि उसके कॉज को वो अपोज करे, तो अपोज करेगा तो धीरे धीरे ये उसी के डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से कट हो रहा है। तो बस हम लोग आगे चले जाते हैं। सर इसको थोड़ा फिर से बताइए ना सर। अच्छा देखो, उसके बाद ये हमारा है, अगर हम लोग सपोज करो कि यहाँ पे एक मोटर है, डायरेक्टली हम लोग उसको वायर से कनेक्ट कर दिए, ये स्टार्टिंग में जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं स्टार्टिंग मेथड्स, क्या होता है, बहुत हाई स्टार्टिंग करंट लेता है जो कि हम लोग को डैमेज कर देता है। तो उसके लिए हम लोग तरह तरह का मेथड यूज करते हैं। लेकिन स्लिप रिंग में क्या फैसिलिटी है, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का फैसिलिटी है। देख पा रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर हम लोग धीरे धीरे उसमें जो है स्टार्टिंग में मैक्सिमम कर लिए रेजिस्टेंस, फिर धीरे धीरे घटाए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा इसको हम लोग पूरा जीरो कर दिए, और हम लोग जो है हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच कर जाता है। ठीक है सर, स्क्वायरल केस में भी होता है क्या ऐसा? स्क्वायरल केज में ऐसा नहीं होगा। चलो तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फिर। और बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट हो रहा था कि सर तीन टर्मिनल का मतलब क्या है। जो हम लोग देखे थे बॉक्स ऐसा, यहाँ पे तीन टर्मिनल था, ये था हमारा स्क्वायरल केज में, और यहाँ पे था हमारा और ये था हमारा स्लिप रिंग में, स्लिप रिंग रोटर, स्क्वायरल केज रोटर, यही था मेन। तो कंफ्यूजन यही था कि सर ये क्या है, और मतलब ये क्या है, और सर ये स्टार है या फिर डेल्टा है। नॉर्मली हम लोग तीन कनेक्शन देखने के बाद सोचने लगते हैं कि ये स्टार है, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग, बट ये हमारा स्टार भी हो सकता है, ये हमारा डेल्टा भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है वो देख लो। तुम लोग ट्रांसफार्मर में थ्री फेज वाइंडिंग पढ़े होगे, उसमें तुम लोग वाइंडिंग कनेक्शन या फिर वाइंडिंग डायग्राम ऐसा करके कुछ सुने थे टर्म। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं थ्री फेज का, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, तो कोई भी स्टार बना लो, हम लोग स्टार बना लिए, या सबसे पहले वाइंडिंग ले लो। ये हमारा एक वाइंडिंग है ए डैश, दूसरा वाइंडिंग है बी डैश, तीसरा वाइंडिंग है सी डैश। हम लोग इसको उठा करके स्टार कनेक्शन में ले जाएंगे, या इसको उठा करके डेल्टा कनेक्शन में ले जाएंगे, ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रैंडमली बनाते हैं, इसको उठा करके हम ले गए यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा एक ओरिएंटेशन। सेम इसी ओरिएंटेशन में जैसा हम लोग वाइंडिंग लगाए हैं, उसी ओरिएंटेशन में अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, और एक ऐसा बनेगा, ऐसे ही होगा। देखो ये वाला जो है वो ये वाला है, ये वाला है वो ये वाला है, ये वाला है ये वाला है, ऐसे ही है। हम लोग कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, जैसा इसका ओरिएंट, क्योंकि हम लोग स्टेटर में डाल दिए मशीन को, मतलब वाइंडिंग को, उसके बाद हम लोग उसको फिर से थोड़ी निकालेंगे डेल्टा कनेक्शन करने के लिए या फिर स्टार कनेक्शन करने के लिए। अब हम लोग नेमिंग यूज करते हैं। इसका नेमिंग यहाँ पे ए दे दो, ए डैश दे दो, बी दे दो, बी डैश दे दो, सी दे दो, सी डैश दे दो,
हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे जो बनाएंगे ये स्टार के लिए रहेगा और नीचे वाला जो है ये रहेगा डेल्टा के लिए। अब देखो हम लोग कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज, वो भी कैसा, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही होता है बैलेंस्ड कहने का मतलब न्यूट्रल से कोई करंट नहीं जाएगा। तो हम लोग अगर स्टार में सबसे पहले तो डायग्राम बनाए तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा में। सेम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन किया और यहाँ पे ए डैश जिस ओरिएंटेशन में है उसी ओरिएंटेशन में, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी डैश, मतलब यहाँ पे सी, यहाँ पे सी डैश, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी डैश। कितनों को समझ आ रहा है कि सर ये ए डैश ए बी बी डैश सी सी डैश कैसे लिख दिया आप? यस सर, यस सर। समझ गए सब कोई? सिंपली यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है उसको हम सिंपली उठाए और यहाँ पे ले गए, जैसा नाम था वैसा वहां पे हम लिख दिए। नीचे बी था बी लिखे, ऊपर बी डैश था बी डैश लिखे। अब हम लोग को समझ आ गया कि ये, अब देखो अगर ये मतलब बैलेंस सप्लाई है तो क्या जरूरत है इससे करंट का एक अलग से वायर निकालने का, ये तो जीरो है ना। और हमें हमेशा हमारा सप्लाई जो है वो बैलेंस सप्लाई होगा, तभी आरएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी के लिए हम लोग को कोई जरूरत नहीं होता है इससे हम लोग एक अलग वायर निकाले। ए बी और सी 3 वायर निकला, यहाँ से एक वायर, यहाँ से ये दूसरा वायर, यहाँ से ये तीसरा वायर, दोनों में 3 वायर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। सर क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड होगा तब हम लोग ये चीज कर सकते हैं, बट अनबैलेंस हुआ तो फिर दिक्कत है। इसी के लिए हम लोग बैलेंस्ड सारा चीज लेकर के चलते हैं, क्योंकि आरएमएफ ही तो बैलेंस्ड में प्रोड्यूस होगा ना। अब चलो आज Yes. की क्लास में हम लोग को स्टार्टिंग सर, मेथड्स लेकिन देखना था। सर हाँ, बैलेंस सप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं ना है सर, कुछ ना कुछ इम्पीडेंस तो रहेगा ही ना वायर के अंदर। इम्पीडेंस से क्या मतलब है? बैलेंस सप्लाई कहने का मतलब क्या होता है, सिंपली 120 डिग्री का फेज शिफ्ट, और जब तुम इसको ऐड करोगे आई ए इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई बी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, आई सी आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 120। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो फाइनली वो जीरो मिलेगा। तो जब हम लोग को जीरो मिल गया तो फिर क्यों अलग से हम लोग वायर निकाले? बैलेंस का तो मतलब ही वही है ना। अब चलो आज के क्लास में हम लोग को देखना था स्टार्टिंग मेथड्स, बट आज हम लोग बेसिक्स में जब एंटर कर गए हैं तो तुम लोग आज देख लो कि वाइंडिंग कैसे होता है, ठीक है? एक मिनट, हम लोग जो है ये हमारा इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, कितना कंडक्टर बना ले, नंबर ऑफ कंडक्टर समझाने के पीछे ही बनाते हैं। ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया, बी, ये बी डैश हो गया, ये सी, ये सी डैश हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं और हम 3 अलग अलग फिगर बना देते हैं, सो दैट तुम लोग को आज फिर ठीक है। क्योंकि समझ भी तो आना चाहिए ना सर, आरएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो चीज तुम लोग को यहाँ पे क्लियर होगा। इस पे हम लोग थोड़ा देर के बाद आएंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्लॉट एंगल क्या होता है और सारा चीज को डिटेल में। हालांकि ये चीज हम लोग डीसी मशीन में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि तुम लोग डीसी मशीन में नहीं पढ़े हो,
तो हम समझा दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को एक आइडिया हो जाए। ठीक है, देखो सपोज करो हम लोग कंडक्टर का मतलब यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री के शिफ्ट में फिर से बना लेंगे, मतलब सारा कंडक्टर के बीच में एक कंडक्टर रहेगा। 2 3 4 5 6। यहाँ पे ठीक है इस फिगर को, और हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। और हम लोग को क्या पता है, अगर हम लोग इस मोटर को इस तरीके से अगर बना ले, ऐसे ही है ना मोटर, तो साइड में अगर साइड व्यू देखे तो उसमें अगर हम लोग यहाँ से वायर ले जा रहे हैं तो ये पीछे जा रहा होगा, फिर ऐसे कहीं पे आ रहा होगा और कहीं पे ऐसा जुड़ रहा होगा। उसी तरीके से 2 से निकल रहा होगा, 1 मिनट, 2 से जा रहा होगा और 2 से कहीं पे ऐसे जुड़ रहा होगा और 8 में निकल रहा होगा। ऐसे ही होता है ना, तब तो हम लोग को घुमा हुआ ऐसा दिखाई देता है साइड में। समझ पा रहे हो ना यस तुम लोग? सर। यस सर। चलो अभी वही क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। हम लोग साइड व्यू को साइड व्यू ही रखते हैं। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, बी डैश, जैसे देखो इसमें तुम लोग देख पा रहे हो ए मतलब सिर्फ एक स्लॉट हम लोग बनाए हैं, ए का मतलब एक स्लॉट बनाया है ना, लेकिन इसमें स्लॉट्स बढ़ा दिए, मतलब वाइंडिंग को हम लोग कैसा कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए। अब यहाँ पे ए का मतलब 1 और 2 दोनों होगा। ये अब कैसा है, तो ये ए है। ए के बाद 1 से 120 डिग्री के बाद मतलब 5 और 6 हमारा क्या होगा। अब देखो सिंपल सा बात है, पहले तुम लोग सिर्फ, अदरवाइज हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, कोई नहीं, हम उसको जो है रब कर देते हैं। हाँ हमारा ऐसा है, इसको हम ब्लू कलर से करते हैं, जो हम लोग दूसरा वाइंडिंग ऐड कर रहे हैं वो हमारा ब्लू कलर से है। ठीक है, सो दैट तुम लोग क्लियरली समझ पाओ। देखो हम लोग अगर हम लोग ए इसको मान रहे हैं, 1 को मान रहे हैं, तो बी कौन सा होगा बताओ। 5 6 5 होगा अगर 1 को मान रहे हैं, लेकिन 1 के बाद वाला भी ए है, इसी के लिए 5 के बाद वाला भी ये हो जाएगा बी। अगर 5 बी है तो सी कौन सा होगा, 9 10 9 10 सी होगा। अगर 9 10 सी होगा तो 3 4 क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। 1 2 ए है तो 7 8 क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। 11 12 क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? यस सर। यस ये स्लॉट, यस सर। नंबर ऑफ स्लॉट। अब यहाँ पे अगर हम लिखें टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, हालांकि होता बहुत ज्यादा है 12 बट हम समझाने के लिए एक से ज्यादा ले ले रहे हैं, क्योंकि एक वाइंडिंग में 1 करो या 4 करो या 10 करो, एक के अलावा कितना भी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आता है। 12 है, 12 डिवाइडेड बाई, मतलब टोटल एंगल कितना है, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा घूम करके यहाँ आएंगे, कितना डिग्री हो जाएगा, 360 360 360 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा वैल्यू, 30 30 30। मतलब ये 30 डिग्री जो आया, क्या इसको हम लोग स्लॉट एंगल बोल सकते हैं। स्लॉट एंगल क्या होता है, यस तो सर। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच में कितना एंगल होता है उसी को बताता है हमारा स्लॉट एंगल। तुम लोग डीसी मशीन में इस चीज को बहुत अच्छे से देखे होंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा से। ठीक है, ये हमारा हो गया मतलब स्लॉट एंगल। अब देखो, अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इस मशीन को कट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन से कट कर रहे हैं, 1 और 12 जगह से कट कर रहे हैं, और इसको हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से।
एक कंडक्टर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कंडक्टर ऐसे ही होगा 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरीके से होगा। जिसमें हम लोग नेमिंग किए थे उसको हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन सा। ए हमारा 1 और 2 है, मतलब यहां से यहां तक हमारा ए है। फिर हमारा बी कहाँ है तो 5 6 5 और 6 हमारा बी है। फिर सी हमारा क्या है तो 9 और 10 9 और 10 हमारा सी है। उसी तरीके से 3 और 4 क्या है सी डैश है। 7 और 8 क्या है A dash. ये A बी dash. डैश हो जाएगा हमारा बी डैश। अब देखो अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्रॉस और डॉट देना है, क्योंकि ये तो इस तरीके से होगा ना। यहाँ पे क्या है हम लोग तो कंडक्टर लगाए हुए हैं ना, तो कंडक्टर का तो इस तरीके से बना होगा ये। अगर क्रॉस देंगे इसका मतलब करंट अंदर जा रहा है, डॉट देंगे इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, यही होगा ना। यस सर। और अगर हम लोग ए अगर यहाँ से एंटर कर रहा है मतलब ये कहाँ पे जा करके शॉर्ट हो रहा है, ये 5 में जा करके हो रहा है। बी यहाँ से निकल रहा है कहाँ पे होगा बी डैश में होगा। इसको एक्चुअली अलग अलग कलर से करते तो ज्यादा बेटर होता। ये ए हो गया, उसी तरह से ए का यहाँ पे फिर से बना लिया तो दूसरे कलर से। अरे ये क्या बी डैश, हालांकि ये चीज हमारा टेक्नोलॉजी ऐसी के लिए संभव भी है समझाना, अदरवाइज बोर्ड में तो ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। देखो ये हमारा बी है और ये हमारे पे बी डैश है, और ये हमारा सी है और ये हमारा सी डैश। इसी के बेसिस पे तुम लोग को ये पता चल जाएगा कहाँ पे डॉट होगा, कहाँ पे करेंट मतलब कहाँ पे क्रॉस होगा। और फाइनली जो हम लोग ये वाला डायग्राम को ब्लैंक छोड़े हैं, ये 3 अलग अलग केस का वैल्यू लिखेंगे और फिर हम लोग जो है उस टाइम पे देखेंगे कि कहाँ पे डॉट दे कहाँ पे क्रॉस दे। फिर तुम लोग को समझ आएगा कि अच्छा आरएमएफ रोटेट कर रहा है, अब हम लोग को यहाँ पे दिख जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसको इस तरीके से बनाएं तो एंड में तो खैर किसी भी तरीके से बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ डीसी मशीन का तुम लोग को देखा देखा लग रहा है। डीसी मशीन में तुम लोग देखे देखे हो ना इस टाइप का। यस सर। Yes, sir. ये हो गया हमारा। फिर हम लोग ब्लैक से कर लेते हैं इसको ग्रीन वाले को। हम लोग को उतना डिटेल में नहीं चाहिए, हम लोग को नीचे चाहिए। हम लोग 2 वायर ए यहाँ से निकाल रहे हैं, ए डैश यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरीके से बी यहाँ से निकाल रहे हैं, बी डैश हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सी यहाँ से निकाल रहे हैं, सी डैश यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या है ए है और ये हमारा ए डैश है, ये बी है, ये हमारा बी डैश है, ये हमारा सी डैश है और ये सी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा कनेक्शन कैसा होगा, क्या डॉट होगा या क्रॉस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको? अभी तक जो भी बनाया है सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो एक बार के लिए हम लोग को सपोज करो तुम लोग को ये डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे ए डैश होगा या फिर ए होगा या फिर बी होगा, क्या होगा सर हमको नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम फिर से बनाते हैं यहाँ पे। एक दो तीन चार पाँच 6 7 9 11 12। ठीक है, देखो हम लोग ये क्या है स्लॉट सीना है। ये जो हम लोग बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये स्लॉट्स है। अब हम लोग को पता है स्लॉट एंगल कितना है, स्लॉट एंगल है 30 डिग्री। 30. अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बैलेंस्ड वाइंडिंग चाहिए। बैलेंस्ड वाइंडिंग का मतलब क्या है, अगर ए हमारा 0 डिग्री पे है
तो बी हमारा 120 डिग्री पे होना चाहिए, सी हमारा 240 डिग्री पे होना चाहिए। यही है ना बैलेंस वाइंडिंग का मतलब। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सपोज करो ए को हम यहाँ पे दे दिए, अब हमको 120 डिग्री चाहिए। 120 डिग्री में मिलेगा कैसे? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद कितना हो गया? 30, 60, बोलो 90, 120, मतलब 5 में हमारा क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अब सी को कहाँ पे डालें। 30, 60, 90, 120, तो हम लोग सी को यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही हम लोग ए और ए डैश में क्या डिफरेंस होना चाहिए? ए अगर 0 डिग्री पे है तो ए डैश कितना में होना चाहिए? अरे बोलो 180 डिग्री 180. इलेक्ट्रिकल, ठीक है, 180 डिग्री। अब ए यहाँ पे है, हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया 30, 60, 90, 120, 150, 180, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश। उसी तरीके से यहाँ पे आओ, 30, 60, 90, 120, 150, 180, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी डैश। उसी तरीके से सी, सी यहाँ पे है 30, 60, 90, यहाँ 12 और 1 तो एक ही पोजीशन पे है, मतलब 12 से हम लोग को 1 में जाने में यहाँ पे 1 बना लो। यहाँ पे सी है ना, 30, 60, 90, 120, 120 के बाद ये क्या आ रहा है? 150, 150 के बाद 20। 180, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी डैश। और हम लोग क्या देखे थे? तो ए जो है वो ये 2 कंडक्टर को कर रहा था, बी जो ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे हो जाएगा बी, बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे हो जाएगा, बी डैश यहाँ पे हो जाएगा, सी ये 2 कंडक्टर और ये 2 कंडक्टर। समझ आया सारा कंडक्टर? ये तो 1 और ये 1 सेम है ना। अब तुम लोग को समझ आया कि ये फिगर और वो फिगर ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर किसी को समझ नहीं आया कि सर यहाँ तो आप डायरेक्टली लिख दिए कि सर ये होगा, बट सर हमको कुछ नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है कि सर कैसे हम लोग वाइंडिंग करेंगे, हमको सिर्फ स्लॉट एंगल पता है। तो बैलेंस्ड वाइंडिंग का मतलब तुम लोग समझ पाए कि बैलेंस्ड वाइंडिंग करेंगे कैसे। हम लोग सबसे पहले स्लॉट एंगल निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा था स्लॉट एंगल? यहाँ पे आ रहा था 30 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री होता तो हम लोग स्लॉट में काउंट करते कि एक स्लॉट 15, 30, फिर हमारा 45, फिर 60, 75, 90 करते जाते, जहां पे 120 हो रहा है वहां पे हम लोग उसका दूसरा स्लॉट को डाल देते, मतलब बी हम लोग डाल देते। समझ पा रहे हो? इस तरह से वाइंडिंग Yes. किया जाता है। आई थिंक तुम लोग का ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग करंट डालते हैं। यहाँ पे हम लोग ए बी सी तीनों जगह से हम लोग करंट को एंटर कराते हैं। हम लोग तो Yes, sir. सप्लाई Yes, दे sir. रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? करंट को एंटर कर रहे हैं ना। यहाँ पे से हम लोग करंट को दे दिए, उसी तरीके से बी में से हम लोग करंट को दे दिए, सी में से करंट को हम लोग सप्लाई दे दिए। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना तुम लोग को? सारा चीज समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. Yes, Yes, Clear. sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम लोग एक चीज देखेंगे क्या, तो ये इधर से जा रहा है, अगर ये इधर से आएगा, सी यहां से इधर से जाएगा तो फिर इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? ऐसे ही होगा ना, Yes. सप्लाई दे रहे हैं तो। अब देखो, ये है मतलब इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, क्योंकि ये तो अंदर साइड जा रहा होगा ना, मतलब हम लोग तो सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, और ये है मतलब कमिंग आउट। इसका मतलब क्या है? क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा डॉट हो जाएगा और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये हमारा डॉट होगा, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये हमारा डॉट होगा, क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट होगा, ये डॉट होगा, इस तरीके से। Yes, sir. अब तुम लोग देख पाओगे यहाँ पे कि जैसे सपोज करो, अब हम लोग इस फिगर पे आते हैं। हम लोग 3 फेज जो हमारा
एक मिनट रुक जाओ। जो हमारा वेवफॉर्म जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है वो देख लो। ये हमारा एक पेज आया, ये हमारा 0 है, ये हमारा 60, 0 90 है तो 60 यहाँ पे होगा, 120 यहाँ पे होगा, 180, 180 के बाद 60 जोड़ देंगे तो 240, 300, 360। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा 120, 180, 240, 300, 360, इसके बाद ये हो जाएगा कितना 420, ये हो जाएगा 480। देखो ये हमारा B यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कहाँ पे एंड होगा 120 प्लस, अरे बोलो 300। ठीक है। ये हमारा उसी तरीके से हमारा तीसरा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, फिर फाइनली ये ऐसे ही होगा ना, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। देखो तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे Yes, होगे sir. क्या, एक का पीक जहां पे मिल रहा है वहां पे दो नेगेटिव है, एक का पीक जहां पे मिल रहा है वहां पे दो नेगेटिव है, एक का पीक जहां पे मिल रहा है वहां पे दो नेगेटिव है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको बोले कि ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है और ये टाइम t3 है, ठीक है, बाकी इधर हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 3 टाइम को हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं A, ब्लैक वाले का, रेड वाले का नाम दे देते हैं B और ग्रीन वाले का नाम दे देते हैं C। हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या लिखते हैं तो टाइम t1, t2, t3 में क्या कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। A B C 3 फेज है हमारे पास, t1 टाइम में क्या पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। t2 टाइम में क्या पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। t3 टाइम में क्या पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। मतलब ये जो t1, t2, t3 है ये इंस्टेंट है और ये इंस्टेंट एक साइकिल के अंदर में ही है, क्योंकि हम लोग तो 360 से पहले का ही ले रहे हैं ना, मतलब अभी एक साइकिल खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग इसी चीज को यहाँ पे शो करेंगे, ये जो हम लोग फिगर बनाया है ना, सॉरी, ये जो फिगर बनाए ये बनाएंगे एट टाइम t1, यहाँ पे बनाएंगे एट टाइम t2, यहाँ पे बनाएंगे एट टाइम t3। अब देखो इससे पहले एक बेसिक्स का एक और पार्ट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, या फिर इधर नॉर्थ बना लो इधर साउथ बना लो। क्या होता है डायरेक्शन आउटसाइड द आउटसाइड मतलब एयर गैप में क्या होता है, या एयर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइंस किधर से किधर जाता है, North North to to south. नॉर्थ साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। अब देखो यहां से अगर निकल रहा है मतलब एयर गैप में निकल रहा है, मतलब जहां पे से भी कोई जिस पोजीशन से निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो पॉइंट कैसा होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा, नॉर्थ। North. वो होगा हमारा नॉर्थ। अब देखो अभी फिलहाल के लिए हम लोग का इतना ही जरूरत है। अब हम लोग कोई एक पॉइंट को लेते हैं और t1 में हम लोग क्या देखे हैं, देखो A पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, मतलब A पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, A पॉजिटिव, पॉजिटिव को अगर कहने मतलब पॉजिटिव बोल रहे हैं इसका मतलब क्रॉस, ठीक है, मतलब इनटू द बोर्ड। A पॉजिटिव बाकी दोनों क्या है नेगेटिव, मतलब अगर A क्रॉस है तो बाकी दोनों क्या होगा
डॉट। समझ पा रहे हो? अगर ये तो कैसा किया रहता है, वाइंडिंग हमारा कुछ इस तरीके से किया रहता है ना, इधर से गया, ऐसे घूम करके ऐसे आया। मतलब अगर इसमें इनसाइड द बोर्ड जा रहा है तो इसमें कमिंग आउट होगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर ऊपर में क्रॉस होगा तो नीचे में तो डॉट होना ही है। इसमें अगर डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस होगा, अगर इसमें डॉट है तो इसमें क्रॉस होगा। अब देखो, अब राइट हैंड थंब रूल लगा। जो इनटू द बोर्ड है उसमें राइट हैंड का जो भी फिंगर जो बच रहा है, कहने का मतलब उसको तुम लोग वहां पे उस डायरेक्शन में पुट करो। जैसे कैसे बना है, फिगर बनेगा मेरे से। समझ पा रहे हो तुम लोग? इस टाइप से हम करने बोल रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, वही दिखाना चाह रहे हैं हम। Yes, sir. अरे समझ पा रहे हो Yes, ना? sir. तो बताओ यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो किस डायरेक्शन में आएगा? क्या वो इस डायरेक्शन में आएगा? Yes, sir. क्योंकि ये थंब Clockwise. इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है। अगर ये करंट होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और अगर ये हमारा करंट होगा तो सॉरी, ये हमारा अगर फ्लक्स होगा तो ये करंट को इंडिकेट करेगा, ये हमारा फ्लक्स होगा। देखो ये हमारा अगर फ्लक्स होगा तो ये करंट को इंडिकेट करेगा, अगर ये करंट होगा तो थंब हमारा फ्लक्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। राइट हैंड थंब रूल दोनों जगह वैलिड है। अब बताओ यहाँ पे ये क्या है? ये जो हमारा दोनों सर्कल के अंदर में ये हमारा क्या है? सॉलिड कंडक्टर है, मतलब मेटल है, मेटल है ना। और ये हमारा आउटसाइड जो निकल रहा है वो क्या है? एयर है। तो अब बताओ यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा? साउथ पोल। वहाँ नॉर्थ बनेगा सर। यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। तो कितनों को जहाँ से क्लियर है निकलेगा कि वहाँ यहाँ? हाँ, और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। ये नॉर्थ, ये साउथ। समझ आया इतना? ये टाइम t1 के लिए। उसी तरह टाइम t2 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम t2 में देख लो क्या क्या था यहाँ पे। b पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है। कहाँ चला गया b पॉजिटिव? b पॉजिटिव मतलब क्रॉस, और बाकी दोनों में डॉट। अभी हम लोग सिर्फ a b c में बात की है। ये क्रॉस है तो ये डॉट हो जाएगा, ये डॉट है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट है तो ये क्रॉस हो जाएगा। देख पा रहे हो रोटेट हो गया हमारा। Yes. देख पा रहे हो ना? अब देखो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी होगा क्या? देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया। समझ पा रहे हो ना तुम लोग क्या हम बताना चाह रहे हैं? यस सर। अब यहाँ पे फ्लक्स लाइंस कैसे आएगा? सर देखो ये समझने, ये हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। नॉर्थ पोल कहाँ पे बनेगा? नीचे। नॉर्थ पोल बनेगा यहाँ पे, साउथ पोल बनेगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, इस फिगर में देख लो। तो हम लोग यहाँ पे T3 में कौन सा पॉजिटिव था? C पॉजिटिव था, बाकी दोनों नेगेटिव था। हम लोग C पॉजिटिव, बाकी दोनों को नेगेटिव। C पॉजिटिव कहने का मतलब इसमें क्रॉस, बाकी दोनों में डॉट। अगर A डॉट है तो A डैश क्रॉस, B डॉट है तो B डैश क्रॉस, C क्रॉस है तो C डैश डॉट। देख पा रहे हो तुम लोग? यहाँ पे फिर से जो है हम लोग राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे, इस डायरेक्शन में होगा। देख पा रहे हो? मतलब यहाँ पे हमारा फ्लक्स लाइंस कुछ इस तरीके से है। अब बताओ यहाँ पे नॉर्थ कहाँ पे बनेगा? सर ऊपर साइड में। नॉर्थ साउथ। मतलब तुम लोग यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में जो तुम लोग को समझा रहे थे कि आरएमएफ क्या होता है, उस टाइम में तो हम बोल दिए थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, क्या होता है? देखो आज के क्लास में हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था,
बट समझने पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैलेंस्ड सप्लाई और बैलेंस्ड वाइंडिंग ही क्यों आरएमएफ प्रोड्यूस करता है, वो तुम लोग को आज के क्लास में क्लियर हुआ। और ये जो डायग्राम होता है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि किसी कंडक्टर में जहां पे सी था वो किसी टाइम पे तो क्रॉस हो रहा है, मतलब किसी टाइम पे डॉट हो रहा है, फिर किसी टाइम पे डॉट हो जा रहा है, मतलब क्रॉस डॉट होता जा रहा है। जैसे जैसे आरएमएफ रोटेट करेगा वैसे वैसे क्रॉस डॉट होता जा रहा है। तो ये जो आरएमएफ आ रहा है, आरएमएफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है उसमें या तो क्रॉस बन जा रहा है एक साइड में और दूसरे साइड में डॉट बन जा रहा है, इसी के लिए हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जा रहा है, या फिर दूसरे साइड में फिर मतलब जैसे यहाँ पे देखो टाइम t2 में इस डायरेक्शन में बन रहा है, टाइम t3 में इस डायरेक्शन में बन रहा है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं उसमें तरह तरह का हर वाइंडिंग में मतलब अपना कंडक्टर में हमारा रहता है। ये हम लोग का क्या है, कंसंट्रेटेड है ए डैश। अगर उसी तरीके से यहाँ पे ए के साथ a1 a2 कर देते और a1 डैश a2 डैश कर देते तो भी हमारा इसी तरीके से सेम प्रोसेस होता। अरे बोलो तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत स्टूडेंट को ये वाइंडिंग डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सर ये कैसे होता है, क्या होता है सर फिजिकली हम लोग बैलेंस्ड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। सर बैलेंस्ड वाइंडिंग का मतलब तो हम जानते हैं 120 डिग्री फेज से मतलब 120 डिग्री स्पेस में कर देंगे तो, लेकिन 120 डिग्री का मतलब क्या होता है सर वो नहीं पता है। वो तुम लोग को क्लियर हुआ आज के क्लास में? यस सर। यस सर। किसी का कोई देखो आज हम लोग पढ़ने वाले थे स्टार्टिंग सर मेथड, उधर नॉर्थ स्टार्टिंग साउथ जो डेवलप हो रहा है ना, कुछ डाउट है क्या? यस सर, ये जो नॉर्थ साउथ डेवलप हो रहा है ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल सा बात है, सर उसमें रिजल्टेंट लिया गया है। बिल्कुल हम लोग रिजल्टेंट कर रहे हैं। देखो सबसे पहला तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर करंट आई जा रहा है इसमें तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से मतलब मिलता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। और इसका डायरेक्शन हम लोग अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग को फ्लक्स पता है, फ्लक्स का डायरेक्शन, तो करंट किस साइड में होगा वो भी हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक इंस्टेंट पे मैग्नेटिक जो है इस डायरेक्शन में निकल रहा है रिजल्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा बन रहा है नॉर्थ, यहाँ पे बन रहा है साउथ, ऐसे ही होगा क्योंकि नॉर्थ से निकलता है साउथ में यस एंटर सर। करता है। अब बात ये है कि ये बनता कैसे है, तो ये जब बनता है उस टाइम पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये हम लोग को फ्लक्स का डायरेक्शन दे दिया, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को करंट का डायरेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, जो हमारा सारा फिंगर जो फोल्ड हो रहा था वो इस साइड में इनटू जा रहा है, मतलब इनटू द बोर्ड जा रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ शो करेंगे तो सारा चीज इधर क्रॉस होना चाहिए, मतलब करंट इनसाइड होना चाहिए। और अगर इस साइड करंट इनसाइड है तो इस साइड करंट आउटवर्ड होना चाहिए। तब तो हम लोग बोलेंगे कि नॉर्थ साउथ ऐसा बन रहा है, अदरवाइज राइट हैंड थंब रूल तो फेल कर जाएगा ना। यस सर। इसी के लिए हम लोग का इस इंस्टेंट पे ऐसा होता है। बट हमारा सिंक्रोनस मतलब सॉरी ये जो आरएमएफ आ रहा है वो किस स्पीड से रोटेट करता है, एनएस स्पीड से। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो आरएमएफ है मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा रोटेट कर रहा है, मतलब हमारा कंडक्टर ए बी सी जो है
वो उसमें कभी तो डॉट हो रहा है, कभी तो क्रॉस हो रहा है, कभी डॉट हो रहा है, कभी क्रॉस हो रहा है, कभी डॉट हो रहा है, कभी क्रॉस हो रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि आरएमएफ का उस टाइम पे वैल्यू कितना है। सपोज करो हम कैमरा ले आए और इस टाइम पे हम फोटो खींच लिए, तो हम इस टाइम पे फोटो खींचे तो हमको क्या दिखाई दिया, अच्छा यहाँ पे ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, ये सी है, ये सी डैश है। हमको क्या दिखाई दिया, सी डैश बी ए डैश में क्रॉस है, ए बी डैश सी में डॉट है। फिर हम लोग दूसरा फोटो खींचे, उसमें हम लोग को कुछ कंडीशन दिखाई दिया, तीसरा फोटो खींचे कुछ कंडीशन दिखाई दिया। ये हम लोग फोटो खींचे तब दिखाई दिया। बट जो हम लोग ये वाइंडिंग डायग्राम बनाए, जो वेव डायग्राम, कहाँ चला गया, ये जो बनाए, इसमें हम लोग का क्या बोलता है, ये आखिर सप्लाई है और यही है हमारा बैलेंस सप्लाई। बैलेंस सप्लाई भी यही बोलता है कि जब हमारा एक कंडक्टर का पीक में होगा वैल्यू, उस टाइम पे दोनों कंडक्टर का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख लिए। जब हमारा एक कंडक्टर का वैल्यू क्रॉस है तो उस टाइम पे देखो ए और सी दोनों में डॉट है, मतलब ऑपोजिट है। देख पा रही हो ना? उसी तरीके से देखो यहाँ पे स्टैंड पे हाँ सर। T1 एक करंट में अगर एंटर कर रहा है क्रॉस, तो दूसरे दोनों में ए के अलावा क्या है, बी सी दो चीज है हमारे पास, दोनों में डॉट है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो बी में क्रॉस है मतलब ए और सी में डॉट होगा। यहाँ पे देखो सी में क्रॉस है मतलब ए और बी में डॉट होगा। ये चीज हम लोग थियोरेटिकली जब बात करते हैं, थियोरेटिकली हमारा ये था वेव डायग्राम, वो भी वही बोलता है। जब हमारा ए पीक पे होगा तो बाकी दोनों नेगेटिव होगा, जब हमारा बी जो है वो पीक पे होगा बाकी दोनों नेगेटिव होगा, सी पीक पे होगा बाकी दोनों नेगेटिव होगा। हम लोग सिर्फ पीक का बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग पीक से पहले अगर चले जाएंगे उस टाइम पे भी ये कुछ दूर तो नेगेटिव रहेगा फिर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम लोग समझने पॉइंट ऑफ व्यू से ए को मतलब पीक पोजीशन को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली सारा चीज को क्लब कर पाए, अदरवाइज कंफ्यूजन हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये तुम लोग को भी ये क्लियर हुआ? हाँ सर, और ठीक है सर। जो हम आरएमएफ जो जनरेट हुआ था उससे हमारा नॉर्थ पोल, क्योंकि देखो आरएमएफ कहने का मतलब क्या है, वो मैग्नेट है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ और साउथ बन रहा है तब तो वो निकल रहा है ना। और ये हमारा इस तरीके से होता है, ये सॉलिड मतलब ये क्या है, ये मतलब सॉलिड है, और ये अंदर में जो है ये हमारा एयर है। और हम लोग को क्या पता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में एंटर करता है, इसी के लिए इस तरीके से फ्लक्स लाइंस होता है। ये तुम लोग डीसी मशीन में भी देखे हो गए थे, ठीक है? यस सर। तो आई होप तुम लोग को आज का लेक्चर में समझ आया होगा। आज हम लोग का लेक्चर जो है फुल ऑफ एनिमेशन और ये समझने पॉइंट ऑफ व्यू से था, माइंड में एक पिक्चर जनरेट होगा कि कैसे क्या होता है। कंस्ट्रक्शन का तुम लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग मेथड्स। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है स्क्वायरल केज का और रोटर मतलब स्लिप रिंग रोटर का, दोनों के बारे में कुछ हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मूव कर लेंगे स्टार्टिंग मेथड्स में। एक बार स्टार्टिंग मेथड्स खत्म हो जाएगा फिर हम लोग कंट्रोल करेंगे स्पीड को, स्पीड कंट्रोल। उसके बाद फिर हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएगा, फिर डबल गेज मोटर क्या होता है वो देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का चैप्टर 1 हो जाएगा समाप्त।